Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. So the next lecture is lecture number 34. ठीक है जी, इसमें हम अभी कुछ क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन और एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 34 में। देखें इसमें जो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज देखें, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, in which phase of cell cycle DNA replication occur। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेशन occur। या इस तरह क्वेश्चन आता है कि द क्रोमोसोम attained maximum thickness at which stage of cell cycle। ठीक है जी, ये जनाब दो चीज़ें याद रखें। इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि सेल साइकिल के अंदर वो कौन सी फेज है जिसमें डीएनए की रिप्लिकेशन होगी, और वो कौन सा फेज है सेल साइकिल का जिसके अंदर क्रोमोसोम विल अटेन मैक्सिमम थिकनेस। तो इसके आंसर्स पहले लेके, तो द फेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर डीएनए रिप्लिकेशन अकर दैट इज कॉल्ड एस फेज। इसको हम एस फेज ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है जी, और वो फेज सेल साइकिल के अंदर या वो स्टेज सेल साइकिल के अंदर जिसमें क्रोमोसोम मैक्सिमम थिकनेस अटेन करती है दैट इज कॉल्ड मेटाफेज, दैट इज नोन एज मेटाफेज। क्लियर है जी, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब सेल साइकिल की तरफ आते हैं। सेल साइकिल इसकी जनाब मेनली दो फेज हैं या दो स्टेजेस हैं। नंबर वन, इसको हम कहते हैं फेजेस। देयर आर टू फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। फर्स्ट फेज को हम कहते हैं इंटरफेज, और नेक्स्ट जनाब आप लोग लेके माइटोटिक फेज। ठीक है जी, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज के अंदर आप लोगों को यह आना चाहिए कि इसमें G1 फेज होता है, G1, इसमें S फेज होता है, ठीक है, S फेज, और G2 फेज। सो G1, S एंड G2। G स्टैंड फॉर गैप, इसको हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, गैप 1 फेज। इसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, दैट इज गैप 2 फेज। सो दीज थ्री थिंग्स कंबाइंडली टुगेदर नोन एज अ इंटरफेज। माइटोटिक फेज के अंदर जनाब ये पता होना चाहिए, इसके अंदर प्रोफेज, इसमें मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी, टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, दीज आर माइटोटिक फेजेस। लेकिन ये जो तीन है G1, S एंड G2, दे आर कॉल्ड इंटरफेज। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहला जो फेज स्टार्ट होता है सेल साइकिल में, इसको हम G1 फेज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड G1 फेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखें, G1 फेज इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज। इसको प्रिपरेटरी फेज इसलिए कहते हैं कि G1 फेज के अंदर जो सेल है वो अपने लिए हर वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा जिस पर वो अपनी डीएनए को क्या कर सके, रिप्लिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल है वो डीएनए को रिप्लिकेट करना चाहे, मल्टीप्लाई करना चाहे, जब तक उसके पास डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुल ना हो तो वो डीएनए को रिप्लिकेट नहीं करता। तो G1 फेज के अंदर द सेल विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर व्हाट, डीएनए रिप्लिकेशन। तो इधर देखें, जब G1 के अंदर ये फुल प्रिपरेशन करे तो इसका मतलब इन दिस फेज the cell
will arrange and prepare all the required substance, ये प्रोटीन एंजाइम की शक्ल में कुछ भी हो सकते हैं, फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। इसका मतलब कि डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जितने रिक्वायर्ड प्रोटीन या एंजाइम चाहिए उस सब की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो प्रिपरेशन है वो सेल किस फेज में करता है? G1 फेज में करता है। फिर जब ये प्रिपरेशन करे, वो सारी चीजें उसने फुलफिल की, तो फिर सेल जाकर किस फेज में एंटर हो जाएगा? एस फेज में। एस फेज इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज। और इस फेज के अंदर सेल की किस चीज की रिप्लिकेशन होगी? डीएनए की। यहाँ पे तो उसने डीएनए की डीएनए रिप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन की है, लेकिन डीएनए की एक्चुअल रिप्लिकेशन किस फेज में होगी? एस फेज में। तो इसलिए इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेशन अकर? आंसर इज एस फेज। तो एस फेज के नीचे लिखे इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन विल अकर। ठीक है जी, इसमें डीएनए क्या होगी? रिप्लिकेशन होगी। ये एमसीक्यूज है। अब जब डीएनए रिप्लिकेशन हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल ने जनाब इस सेल साइकिल के जरिए एक से कितने में कन्वर्ट करना होगा? 2 में। तो डीएनए सेल के अंदर कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। डीएनए को एक कॉपी से लेके 2 में डिवाइड करना, इसको हम डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। अभी इस फेज तक जो एस फेज है, इसमें डीएनए की क्या हो चुकी है? रिप्लिकेशन। लेकिन इस फेज तक अभी भी पूरे सेल की जनाब डिवीजन नहीं हुई है। तो अब ये क्या करेगा? फिर ये पहले तो डीएनए को उसने रिप्लिकेट किया, अब इसने फिर पूरे साइटोप्लाज्म को क्या करना है? रिप्लिकेट करना है। तो इसने फिर से प्रिपरेशन करनी होगी कि नहीं? ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, जिसको हम कहते हैं G2 फेज। इसको हम क्या कहते हैं? G2 फेज। हाँ, इसमें ये क्या करेगा? G स्टैंड फॉर प्रिपरेटरी फेज। इसमें उसने वो सारी चीजें प्रिपेयर की जिसमें उसने किस चीज की रिप्लिकेशन की? डीएनए। G2 में ये सारी वो प्रिपरेशन करेगा जिस पर ये पूरे सेल को क्या कर सके? डिवाइड कर सके। यहां पे लिखे इन दिस फेज द प्रिपरेशन डन फॉर द डिवीजन ऑफ होल सेल। अब पूरे सेल को डिवाइड करने के लिए इसने जो प्रिपरेशन करनी है वो किस फेज में होगी? G2 फेज में होगी। और जब ये G2 फेज में सारी प्रिपरेशन करेगा सेल, तो फिर ये जनाब एक्चुअल फेज में स्टार्ट होगा, जिसको हम M फेज कहते हैं। M फेज स्टैंड फॉर माइटोटिक फेज। तो माइटोसिस का मतलब क्या है? इसमें एक सेल कितने में डिवाइड होगा? 2 में डिवाइड हो जाएगा। और माइटोसिस के अंदर ये सारी फेजेस से सेल को गुजरना पड़ेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज से। तो जब सेल 2 में डिवाइड हो जाएंगे, इधर देखे, तो फिर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि वो डिवाइड होकर माइटोसिस से निकलकर बाहर किस फेज में चले जाते हैं? G0 फेज में, G0। और कुछ सेल ऐसे हैं कि वो रिप्लिकेट होकर दोबारा किस फेज में आ जाते हैं? G1 फेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये 2 चीजें जरूर याद रखनी है फॉर द एग्जाम, कि जनाब देखे सेल साइकिल में याद रखे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? G1 फेज। G1 फेज में सेल ने हर वो सारी प्रिपरेशन की जिस पर उसने अपने डीएनए को रिप्लिकेट की। तो G1 में प्रिपरेशन हुई पर डीएनए रिप्लिकेशन, और डीएनए की एक्चुअल रिप्लिकेशन किस फेज में हो गई? एस फेज में। फिर एस के अंदर सेल ने वो सारी प्रिपरेशन की जिस पर उसने सारे सेल को मल्टीप्लाई किया, और वो जाकर किस फेज में हो गया? एम फेज, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के जरिए एक सेल से कितने बन गए? 2। अब उनमें से कुछ सेल ऐसे है कि वो जाकर किस फेज के अंदर घुस गए? G0। और कुछ ऐसे है कि वो किस में आना शुरू हो गए? G1 में आना शुरू हो गए। क्लियर है? तो ये जनाब हमारे पास सेल साइकिल की फेजेस है। अब इधर से देखें, G1, S और G2, ये पूरा यहाँ तक, इसको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। G1, S और G2 इसको क्या कहते हैं? इंटरफेस। और इस एक को हम क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज, विच कंसिस्ट ऑफ दी सब फेजेस। क्लियर है जी? लेकिन लार्जेस्ट फेज सेल साइकिल का कौन सा है? लार्जेस्ट फेज इज दी इंटरफेस, जिसके अंदर G1 भी है, S भी है और G2 भी है। और माइटोसिस जो है वो बाद में जनाब बहुत स्मॉल और शॉर्टेस्ट फेज ऑफ दी सेल साइकिल है। अब इधर एक एमसीक्यू सुन ले।
ऐसे सेल, एमसीक्यूज ये है, ऐसे सेल जो कहाँ से स्टार्ट करे, G1 से, और वो इस तरह आकर M फेज के जरिए दोबारा किस में आ जाए, G1 में, फिर G1 से स्टार्ट होकर M में जाए और फिर G1, वो कभी भी किधर ना जाए, G0 में। ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, लेबाइल सेल्स, दे आर कॉल्ड लेबाइल सेल। इसको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग सेल भी कहते हैं। तो दो सेल विच आर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई, they start from G1, goes into the M phase and come again into the what? Answer is हाँ जी, G1, वो कभी भी G0 में ना जाए, उसको हम क्या कहते हैं, लेबाइल सेल। दीज सेल्स आर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग सेल। फिर इधर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये GIT की सेल, स्किन सेल, यूरिनरी ट्रैक्ट की सेल, ये सारे के सारे क्या है, लेबाइल सेल्स है। अगर एक सेल G1 से स्टार्ट हो जाए और इस तरह जाकर M फेज के जरिए किधर चला जाए, लेकिन वो कभी भी किस में ना आए, G1 में, परमानेंट इसमें रहे, इसको परमानेंट सेल कहते हैं। परमानेंट सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग सेल, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसका निमोनिक याद रखे CNS, CNS इज द निमोनिक। C स्टैंड फॉर कार्डियक सेल्स, कौन से सेल, कार्डियक सेल, N फॉर न्यूरॉन्स और S फॉर स्केलेटल मसल सेल्स। तो ये तीन सेल है और इसके साथ एंड एनदर इज RBC, रेड ब्लड सेल। इसमें MCQs आता है, फिर से मैं रिपीट करता जाऊं, C फॉर कार्डियक सेल, N फॉर न्यूरॉन्स, S फॉर स्केलेटल मसल सेल प्लस RBC। Once they reach to G0, it will never back to G1. They are called a permanent cell. और अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल है, वो G1 से होकर किधर जाए, M फेज, और वो किधर जाए, G0, लेकिन G0 से स्टिमुलस देने के बाद if we give stimulus to G0, it is come back again to G1। इधर देखिए, यहाँ पे कितने तरह के लोग रहते हैं, दो। एक वो सेल जो G0 में जाए, उसको चाहे जितना भी स्टिमुलस दे वो किधर ना जाए, G1, ये परमानेंट सेल है। लेकिन अगर ऐसे सेल जो G0 में जाए लेकिन स्टिमुलस देने के बाद किधर आ सकते हैं, G1 में, ऐसे को हम स्टेबल सेल कहते हैं। दे आर कॉल्ड स्टेबल सेल। द क्लासिकल एग्जांपल इज हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट, यार लीवर का देखे ना, लीवर का एक पार्ट अगर हम किसी पेशेंट में ट्रांसप्लांट करें तो वो पार्ट पूरा दोबारा लीवर को रीजनरेट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि जो लीवर के सेल है उसको हमने ट्रांसप्लांट की। ट्रांसप्लांट इज अ स्टिमुलस फॉर दो सेल विच इज प्रेजेंट इन दी G0, और वो G0 से फिर सारे सेल दोबारा किस में आना शुरू करेंगे, G1 में। तो MCQ इस तरह आता है कि एक पेशेंट है, उसको सिरोसिस था, उसकी लीवर ट्रांसप्लांट हुई थी, हमने पार्ट ऑफ द लीवर लेकर डोनर से रिसिपिएंट में डाला और रिसिपिएंट के बाद वो सारा जो लीवर है वो उस छोटे टुकड़े से दोबारा रीजनरेट हो गया। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप, आंसर इज स्टेबल सेल। तो लीवर ट्रांसप्लांट के बाद लीवर की जो रीजनरेशन है वो किस वजह से होती है, क्योंकि लीवर सेल से तो स्टेबल सेल। दूसरी बात, वो किस एडाप्टेशन के थ्रू लीवर दोबारा रीजनरेट होगा, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी के हाइपरप्लेजिया, आंसर इज हाइपरप्लेजिया, क्योंकि लीवर सेल की नंबर क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर लीवर रीजनरेट के बाद वो MCQs पूछे कि कौन से सेल एडाप्टेशन, तो हाइपरप्लेजिया, और अगर टाइप्स ऑफ सेल में पूछे तो लेबाइल सेल इज अ स्टेबल सेल। और नीचे इसमें लिखे लिम्फोसाइट आर आल्सो नोन एज अ स्टेबल सेल। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ इस सेल साइकिल के इम्पोर्टेंट MCQs लिखे, इम्पोर्टेंट MCQs पूल, ये याद रखे, दैट इज मोर देन इनफ। इम्पोर्टेंट MCQs पूल में ये याद रखे, नंबर 1, क्रोमोसोम या DNA replication occur in, number 2, chromosome appear in, number 3, chromosome attain maximum thickness in, number 4, in which phase of the cell cycle sister chromatid arrange in parallel, sister chromatid arranged parallel in which phase,
ये जो MCQs 4 लेके इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये तो सबको पता चल गया ना कि डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, आंसर इज एस फेज, एस फॉर सिंथेटिक फेज। इसके अंदर डीएनए की रिप्लिकेशन होगी, सिंथेसिस होगी। क्रोमोसोम अपेयर और क्रोमोसोम अटेन मैक्सिमम थिकनेस में फर्क है। इधर देखे वो कौन सा फेज है जिसमें इनिशियल क्रोमोसोम अपेयर होती है, आंसर इज प्रोपेज, दैट इज प्रोपेज। प्रोपेज के अंदर क्रोमोसोम अपेयर होना शुरू हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम वंस अपेयर इट इज नॉट दैट मच थिक, उसकी मैक्सिमम थिकनेस फिर किस फेज में अटेन हो जाती है, मेटाफेज में। तो ये इन दोनों में फर्क है। क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम अपेयर प्रोफेज में होते हैं, प्रोफेज ऑफ व्हाट, माइटोटिक फेज। लेकिन प्रोफेज में अपेयर होने के बाद वो अपनी मैक्सिमम थिकनेस को किस फेज में अटेन करते हैं, मेटाफेज में अटेन करते हैं। और वो कौन सा फेज है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड पैरेलली अरेंज हो, आंसर इज प्रोफेज। तो ये भी प्रोफेज है। तो प्रोफेज में जनाब क्रोमोसोम भी अपेयर होते हैं, इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड है क्रोमोसोम की वो अरेंज जो होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं, और ये फिर मैक्सिमम थिकनेस अटेन कब करते हैं, व्हेन दे रीच इनटू द मेटाफेज। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखे सेल साइकिल के लिए। लेकिन ये जो आप लोगों को कहानी बताई है ना रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ द सेल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा देखें, अगर एक सेल G1 से स्टार्ट होकर इस साइकिल के अंदर घूमता रहे, कभी G0 में ना चला जाए, वो क्या है, लेबाइल सेल है। ये जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के सेल है, GIT के सेल है और स्किन के सेल है। अगर सेल G1 से स्टार्ट होकर M फेज के जरिए किधर जाए, G0, लेकिन कभी वापस G1 में ना आए, वो कैन नॉट डिवाइड, दैट इज CNS, C मीन कार्डियक सेल, न्यूरॉन, स्केलेटल मसल सेल और RBC। और जो G1 में हो लेकिन स्टिमुलस देने पर दोबारा G1 में आ सकते हैं, तो G0 से G1 में आने वाले स्टिमुलस पे वो स्टेबल सेल है। द क्लासिकल एग्जांपल इज हेपेटोसाइट्स एंड लेबाइल सेल्स, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट थे रिगार्डिंग दी सेल साइकिल MCQs क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट ओके जी, नेक्स्ट MCQs की तरफ जाएंगे। विच immunoglobulin mean antibody can cross प्लेसेंटा, ठीक है। फर्स्ट MCQs, ये जो 2-3 MCQs आप लोगों को लिखूंगा, इनमें से जरूर एक क्वेश्चन इंशाल्लाह विल बी देयर इन द एग्जाम। और नेक्स्ट लिखे, विच एंटीबॉडी प्ले रोल इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, which antibody present in secretions for example tears, breast milk, saliva, etc. Next is, which antibody raised in hypersensitivity reaction type 1, ठीक है जी। ये जनाब कुछ MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखने हैं कि which antibody can cross placenta, which antibody play a role in the primary immune responses, next which antibody present in secretion, for example tears, breast milk or saliva,
इन विच एंटीबॉडी रेज इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1। तो ये बहुत आसान है लेकिन वेरी वेरी मीनिंगफुल इन द एग्जाम। सो विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा? आंसर इज IgG। So IgG is the only antibody which can cross placenta. This Ig stand for immunoglobulin। जो एंटीबॉडी है इसकी नेचर प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर। फिर कौन सी प्रोटीन है? प्रोथ्रम्बिन है, एल्ब्यूमिन है कि ग्लोबुलिन है? आंसर इज ग्लोबुलिन प्रोटीन। फिर ग्लोबुलिन के अंदर टाइप्स है अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। दिस इज गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन especially released from the immune system and they fight against different infection। which antibody play a role in primary immune response? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने के बाद सडनली जो एंटीबॉडी जाकर पार्ट लेती है उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंटीबॉडी जो आएगी वो क्या होगी? सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। तो पहले वो एंटीबॉडी जाएगी इन्फेक्शन के साइट पे जिसमें जाकर मैक्सिमम एंटीजन कैप्चर करने की कैपेसिटी हो। सो द एंटीबॉडी विच इज प्ले अ रोल इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पांस दैट इज IgM। उसको हम IgM कहते हैं। IgM के अंदर मैक्सिमम एंटीजन कैप्चर करने की एबिलिटी है। तो ये जहाँ पे भी इन्फेक्शन होती है तो ये सबसे ज्यादा पहले मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में जाकर काम करेगी। वो एंटीबॉडी जो सिक्रीशंस में मौजूद होती है, फॉर एग्जांपल टीयर्स में, ब्रेस्ट मिल्क में या सलाइवा में, that is of IgA। So IgA is the antibody which is present in different secretion, for example tears, breast milk and saliva। और वो एंटीबॉडी जो रेज होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, that is of IgE। So these are few very very important points regarding antibodies। एंटीबॉडी से रिलेटेड ये पॉइंट जनाब आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प देगी, ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है। ठीक है जी, तो एंटीबॉडीज के बारे में याद रखें। एंटीबॉडीज कहाँ से बनती है? इम्यून सिस्टम में बनती है। एंटीबॉडी आर सिंथेसाइज इन द इम्यून सिस्टम। इसके कुछ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ठीक है, एंटीबॉडीज हमारे पास इस तरह, इट इज लुक लाइक दिस, इट इज अ वाई शेप। ये हमारे पास कौन सी शेप की होती है? वाई शेप। इट इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर। It is a Y-shaped structure. It contain light chain and heavy chain। एंटीबॉडी के अंदर लाइट चेन भी होती है और हेवी चेन भी होती है। और दूसरी बात यह है कि जो एंटीबॉडी है ये जनाब लाइट चेन और हेवी चेन रखती है। देखें फॉर एग्जांपल ये जो चेन है ये वाला, ये इसके साथ ये पूरा एक चेन है ना ये, और ये जो चेन है ये भी जनाब इस तरह ये पूरा गया है। सो दिस इज बिग। और ये जो चेन है यहाँ तक खत्म हो गई है, तो ये कौन सी है? ये छोटी है। तो ऊपर वाला जो चेन है दिस वन दैट इज कॉल्ड हेवी चेन। इसको हम हेवी चेन ऑफ एंटीबॉडी। और ये कौन सी है? लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडी। ये लाइट चेन है। सो फर्स्ट वन इज हेवी, द नेक्स्ट वन इज लाइट चेन। इट इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर। इस पर यहाँ पे एक साइट होता है एंटीबॉडी पे इस तरह, यहाँ पे इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये साइट वेरिएबल होता है क्योंकि ये वाला जो साइट है नीचे ये फिक्स होता है, ऊपर क्या होता है? वेरिएबल। क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ एंटीजन इट विल क्रिएट चेंजेस इन इटसेल्फ। ये अपने आप में क्या प्रोड्यूस करती है? चेंजेस लाती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंड शेप ऑफ द एंटीजन। ठीक है, ओके। अब एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल इसकी जो टाइप्स है, नंबर फर्स्ट देखे IgG। इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी शुड नो फॉर द IgG एंटीबॉडी। हाँ जी, द मोस्ट कॉमन या द मोस्ट विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मोस्ट कॉमन इन सीरम, मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है? वो IgG है। यहाँ पे तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें, मोस्ट अबंडेंट इन सीरम। सीरम के अंदर मोस्ट एबंडेंट कितना परसेंट? 75%। 75% ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सीरम इज IgG। ठीक है। नंबर 2, it involved in secondary immune responses। ये किस में इन्वॉल्व होता है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज। मतलब यह कि ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प करती है। नंबर 2,
it can cross placenta. This is the antibody which can cross the placenta. So it can क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को आसानी से क्रॉस कर सकती है। ये फीटस को कौन सी इम्यूनिटी देगी, ये भी एग्जाम में आता है। FIGG कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट विल प्रोवाइड विच इम्यूनिटी टू द फीटस, एक्टिव इम्यूनिटी कि पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी वो है जिसमें इम्यून सिस्टम यूज होकर एंटीबॉडी बनाए, लेकिन अगर बच्चे को ये एंटीबॉडी गई है तो बच्चे में तो प्री फॉर्म एंटीबॉडी बनी हुई है, तो प्री फॉर्म एंटीबॉडी की वजह से, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो ये भी हम सिक्यूज याद रखें कि IgG व्हेनेवर क्रॉस प्लेसेंटा सो इट विल गिव विच इम्यूनिटी टू द फीटस, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखें, it fixes the complement system, it fixes the complement system. I will discuss complement system later in another lecture. ये complement system की किस में काम करती है, fixation में काम करती है। इसका मतलब क्या है, what is complement system? Complement system is a group of different protein which also play a role in case of infection. ये helper system है। complement system भी immunity में बहुत अच्छा काम करती है। अगर infection हो जाए, एंटीबॉडी के साथ साइड बाय साइड हेल्पर की तरह पे काम करने वाला सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की फिक्सेशन, उसकी एक्टिवेशन में IgG प्ले अ मेन रोल। और सबसे इंपॉर्टेंट MCQs इस एंटीबॉडी की ये है कि इट हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन। ये किस में काम करती है, ऑप्सोनाइजेशन। So IgG is the antibody which also help in opsonization. अब देखिए ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोस करना चाहे, मैक्रोफेजेस का काम यह है फेगोसाइटोसिस। अगर मैक्रोफेजेस इस सेल को फेगोसाइटोस करना चाहे तो इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर हमें एक प्रोटीन कोटिंग करनी चाहिए। इधर देखिए, दिस इज अ प्रोटीन कोटिंग। कौन सी प्रोटीन से ये कोटिंग की जाती है, ऑप्सोनिन प्रोटीन से। ऑप्सोनिन इज अ प्रोटीन विच कोट अराउंड द बैक्टीरियल सेल, और इस ऑप्सोनिन प्रोटीन की कोटिंग को हम क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि इस ऑप्सोनिन प्रोटीन की कोटिंग का फायदा क्या है। दिस ऑप्सोनिन प्रोटीन कोटिंग make easy for the macrophages to eat bacterial cell. बैक्टीरियल सेल डायरेक्टली मैक्रोफेज के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको एनगल्फ करना। तो मैक्रोफेज को इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर, इसको खाने के लिए इस सेल के ऊपर कौन सी प्रोटीन की कोटिंग चाहिए, ऑप्सोनिन प्रोटीन। लेकिन इस कोटिंग के लिए हमें कितने लोग चाहिए, हमें 2 लोग चाहिए। वन इज एंटीबॉडी एंड दैट इज ऑफ IgG। ये कौन सी एंटीबॉडी है, IgG। नंबर 2 another is C3b, complement 3b protein। ये MCQs याद रखें, the antibody required for opsonization is IgG as well as the complement protein which is required for opsonization will be C3b। तो C3b ये complement protein का एक पार्ट है। complement protein हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन C3b इज अ complement protein, IgG इज एंटीबॉडी, और दोनों का काम क्या है, इट कैन हेल्प इन दी ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प कर देती है। तो ये जनाब इसके मेन पॉइंट्स है। मोस्ट अबंडेंट है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में काम करती है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, फिक्सेस द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड इट आल्सो हेल्प इन दी ऑप्सोनाइजेशन अलोंग विद दी C3b। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखे, द नेक्स्ट इज IgA। IgG के बाद द नेक्स्ट इज IgA में लेके सेकंड मोस्ट abundant इन सीरम के अंदर सेकंड मोस्ट abundant एंटीबॉडी दैट इज ऑफ IgA। क्लियर है। IgA के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू पीपल शुड रिमेंबर प्रेजेंट इन सिक्रीशंस। ये जनाब हर एग्जाम में आता है, प्रेजेंट इन सिक्रीशंस के सिक्रीशंस के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल सलाइवा, टीयर्स एंड मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, सलाइवा, टीयर्स एंड मिल्क प्रोडक्शन, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है जी, IgA एंटीबॉडी ये GIT के अंदर म्यूकोजल सरफेसेस पे होती है, और ये जनाब GI ट्रैक के अंदर ये कौन सी
इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर IgA एंटीबॉडी होती है? दैट इज कॉल्ड पियर्स पैचेस। इट प्रेजेंट इन द पियर्स पैचेस और ये जनाब प्रोटेक्ट करती है गट इन्फेक्शन को। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि दिस एंटीबॉडी present in the epithelial cells of the GI tract, so it is produced in the Pierce patches. It is produced in Pierce patches. Pierce patches is immunological structure in the small intestine and prevent gut infection. Prevent gut and mucosal infection. मतलब इंटेस्टाइनल और म्यूकोजल दोनों इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी में जो एंटीबॉडी है दैट इज ऑफ IgA एंटीबॉडी। क्लियर है? इसके बाद द नेक्स्ट एंटीबॉडी व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज IgM। तो नेक्स्ट हेडिंग दे व्हाट इज द IgM एंटीबॉडी? IgM इट इज पेंटामेरिक इन नेचर। इट इज पेंटामेरिक। इसकी स्ट्रक्चर अदर एंटीबॉडी से डिफरेंट है, पेंटामेरिक इन नेचर। ये भी जनाब आप लोग एग्जाम्स में या आप लोग जब MCQs प्रैक्टिस करते हैं उसमें आता है कि द ओनली एंटीबॉडी विच इज पेंटामेरिक इन नेचर दैट इज ऑफ IgM। पेंटामेरिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी अदर एंटीबॉडी है वो डाइमेरिक होते हैं। डाइमेरिक का मतलब ये है कि उसमें जो एक्टिव साइट्स है वो मतलब एक होती है। एक एक्टिव साइट कितने एंटीजन को ले सकता है? 2। पेंटा का मतलब क्या है? 5। इसके साथ एक्टिव साइट कितने हैं? 5 है। वे कितने एंटीजन को लेगी? 10। तो जितना ये ज्यादा एंटीजन को कैप्चर कर सकती है उतना ये हमें इन्फेक्शन में जल्दी पहुंचाना चाहिए, इसलिए किस में काम करती है? प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में। तो इट प्ले रोल इन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। इट प्ले रोल इन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। ये प्राइमरी जनाब इम्यून रिस्पांस में हेल्प करती है। दूसरी बात IgM के बारे में ये याद रखें कि IgM इट आल्सो हेल्प इन कंप्लीमेंट फिक्सेशन। ये किस में काम करती है? कंप्लीमेंट फिक्सेशन। इट हेल्प इन कंप्लीमेंट फिक्सेशन। ये भी कंप्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करने में हेल्प करती है। और अगर ये कंप्लीमेंट फिक्सेशन में काम करेगी तो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने से इम्यूनिटी में क्या होगी? इंक्रीज स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन कंप्लीमेंट सिस्टम में तो ये जनाब काम करती है, ठीक है। कंप्लीमेंट में IgG भी काम करती है, लेकिन डिफरेंस ये है ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। इसकी जो साइज है पेंटामेरिक साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। लेकिन जो IgG है वो कंप्लीमेंट फिक्सेशन तो कर सकती है, लेकिन उसके साथ प्लेसेंटा भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन इसकी रिस्पांस इट प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पांस। इट प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पांस। ठीक है, ये इमीडिएट रिस्पांस शो करती है क्योंकि ये जनाब इन्वॉल्व होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में। सो जाहिर बात है कि इट विल प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पांस। ठीक है जी। नेक्स्ट लेके IgD इसका फंक्शन आज तक क्लियर नहीं है। दिस इज द ओनली एंटीबॉडी इन विच देयर फंक्शन इज स्टिल अनक्लियर, दैट इज IgD। सो अनक्लियर फंक्शन, इसकी फंक्शन स्टिल क्लियर नहीं है। D का मतलब क्या है? व्हाट इज D फॉर डिफेक्टिव एंटीबॉडी। ये डिफेक्टिव एंटीबॉडी है, इसका फंक्शन अभी तक हमें सही तरीके से एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट लेके, ये कहाँ पे होता है? ये बी सेल के सरफेस पे, बी लिम्फोसाइट फाउंड ऑन, ये MCQ याद रखे, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल इन सीरम। बी सेल इन दी सीरम। तो जो IgD है इसका फंक्शन तो अनक्लियर है, लेकिन ये एंटीबॉडी बी सेल की सरफेस पे पाई जाती है, स्पेशली इन दी सीरम। और बी सेल का हमें पता है कि वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है प्लाज्मा सेल के थ्रू,
तो इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। तो ये एंटीबॉडी भी कहीं ना कहीं पे इम्यूनिटी में तो रोल प्ले करती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्टिल इज अननोन, ये अनक्लियर फंक्शन कराती है। आखिर में लेके IgE, द लास्ट वन इज IgE। IgE के बारे में याद रखें, इट इज द लीस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, इट इज द लीस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि एंटीबॉडी के अंदर सबसे कम पाए जाने वाली एंटीबॉडी ये कौन सी है? IgE है। ओके, IgE it is also increase, it can mediate type 1 hypersensitivity reaction। so IgE ये type 1 hypersensitivity reaction में होती है। तो देखें, so it mediate in hypersensitivity reaction type 1। why? because this antibody attaches on the Fc receptor, बताया था आप लोगों को, on the mast cell and basophil। हाँ जी, तो ये आप लोगों को फिर आगे पता है कि अगर ये एंटीबॉडी मास्ट सेल और बेसोफिल सेल की सरफेस पे अटैच हो जाए तो ये उसको डीग्रेनुलेट होकर क्या रिलीज करेगी? हिस्टामीन। एंड हिस्टामीन कैन लीड टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो दिस इज द एंटीबॉडी which mediate type 1 hyper sensitivity reaction। it is also raised in पैरासिटिक इन्फेक्शन या वॉर्म इन्फेक्शन। ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में क्या होती है? बढ़ जाती है। तो IgE एंटीबॉडी इज आल्सो रेज्ड इन दी पैरासिटिक इन्फेक्शन। जहाँ पे इन्फेक्शन पैरासिटिक होती है तो वहाँ पे IgE की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वाई? द रीजन इज, इधर देखे आप लोग मुझे ये बताएं, अगर WBC की हम बात करें, न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल की जो लेवल है ये बढ़ती है व्हेन देयर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट को हम देखें, लिम्फोसाइट की लेवल बढ़ती है इफ देयर इज वायरल इन्फेक्शन। लेकिन अगर यूसिनोफिल की बात करें, यूसिनोफिल लेवल विल बी रेज इफ देयर इज पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो ये तीन चीजें याद रखें। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रोफिल इज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट फॉर वायरल इन्फेक्शन, यूसिनोफिल फॉर पैरासिटिक। तो जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा कौन सी WBC को रिक्रूट करना चाहिए? यूसिनोफिल। यूसिनोफिल की अट्रैक्शन में, टू अट्रैक्ट मोर यूसिनोफिल टुवर्ड द पैरासिटिक इन्फेक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ IgE। तो IgE के बारे में लेके, इट इज रेज्ड इन पैरासिटिक इन्फेक्शन बिकॉज इट अट्रैक्ट मोर यूसिनोफिल इन व्हाट? पैरासिटिक इन्फेक्शन। कि अट्रैक्ट मोर यूसिनोफिल टुवर्ड दी वॉर्म, मतलब कि वॉर्म इन्फेक्शन है या पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसकी तरफ ज्यादा मैक्सिमम किसको अट्रैक्ट करता है? ये यूसिनोफिल को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। तो ये जो आखिर में ये एक निमोनिक है IG इम्यूनोग्लोबुलिन GAMD, याद रखें, GAMD इज द निमोनिक। सो IG पहला सीरम में सबसे ज्यादा क्या है? G है, फिर IgA है, फिर IgM है, फिर IgD है, और सबसे लोवेस्ट कंसंट्रेशन इन द सीरम इज IgE है। क्लियर है? वैसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज द मोस्ट अबंडेंट टू प्रोड्यूस ओवरऑल? तो आंसर क्या होगा? मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूस टू ओवरऑल, आंसर इज IgA। ये क्वेश्चन आता है। मोस्ट अबंडेंट इन द सीरम क्या है? ये IgG है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूस ओवरऑल, पैदा होने के लिहाज से सबसे ज्यादा क्या है? IgA है। लेकिन IgA कहाँ पे ज्यादा होती है? सिक्रीशन में। तो जितना वो पैदा होगी वो उतना सिक्रीशन में चली जाती है, तो सीरम में उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर इसकी प्रोडक्शन रेट IgA से कम है लेकिन इसकी सीरम कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। तो इन दोनों में फर्क है। मोस्ट अबंडेंट कंसंट्रेशन इन सीरम वो किस एंटीबॉडी की है? IgA। लेकिन मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट
प्रोड्यूस ओवरऑल एंटीबॉडी कौन सी है, वो IgA है। लेकिन सिक्रीशन में होने की वजह से ये जनाब क्या हो जाती है, ये चली जाती है, तो उसका सीरम कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखें, इंशाल्लाह फिर कल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है।